नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की अगर बात करें, दो एग्जाम्स जिनका युवा बेसब्री से इंतजार करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो कंबाइंड एग्जामिनेशन की बात करें, जहां से जीकेएस अधिकारी निकल कर सामने आते हैं। दोनों ही के परिणाम बिल्कुल साथ साथ आए हैं और खुशाइन बात है कि सिविल सर्विसेज में जम्मू कश्मीर के 17 बच्चों ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। और अभी दूसरे एग्जाम्स की अगर बात करें तो 90 बच्चे सामने आए। कुल मिलाकर इस वक्त हम एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स में खड़े हैं और उनके फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रवीण जी मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले 26 सालों का ग्लोरियस इतिहास, खासकर बच्चों को एक मार्गदर्शन करना और किस प्रकार न केवल इन एग्जाम्स को क्रैक करके अपनी मेहनत को सफल बनाना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना एक बहुत खुशाइन बात है। क्योंकि इन एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, काफ़ी बच्चे हर साल यहाँ से निकलते हैं। और इस वक्त कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वो लोग हैं जो एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन से निकले हैं। और 26 साल का वो ग्लोरियस इतिहास जिसका साक्षी मैं खुद रहा हूँ, क्योंकि वर्ष 2004 में मैंने भी जेकेएस के एग्जाम्स की तैयारी की थी और इंटरव्यू रह चुका था। प्रवीण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत मुबारकबाद। जो टॉपर है इस साल का जेकेएस एग्जाम की अगर बात करें, अभी शर्मा, आपका यहाँ का विद्यार्थी और कई ऐसे बच्चे जिन्होंने इस संस्था का नाम रोशन किया। सबसे पहले एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन की बात करें, 26 साल का ग्लोरियस इतिहास, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि 2000 में हमने ये स्टार्ट किया था और आज 26 साल हो गए हैं। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही प्राइमरली हम लोग फोकस करते हैं। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तब मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी हम लोग ऑफर करते थे, लेकिन बहुत जल्दी हमने उन सबको बंद कर दिया एंड देन वी कंटिन्यूड विद सिविल सर्विसेज गाइडेंस ओनली। तो इतने सालों में बहुत सारे बैचेस निकले हैं। अगर हम जेकेएस की बात करें तो शुरू में बहुत रेगुलर नहीं था। आपको भी याद होगा कि 1984 के बाद 95 में फॉर्म निकला था और 99 में जाके कंक्लूड हुआ था। तो बहुत लंबा अरसा था जब जेकेएस का फॉर्म निकलता ही नहीं था। तो फिर निकला, तो उसके बाद फिर रेगुलर हुआ। 2001 में भी निकला, फिर 4 तक चला, फिर 4 वाला जो था थोड़ा डिले हो गया, 8 तक चला और उसके बाद काफ़ी साल रेगुलर ये फॉर्म निकलता रहा। अब शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत कम बच्चे होते थे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते थे। उसके कई कारण थे, क्योंकि ये यहाँ का स्टेट सर्विस निकलता नहीं था और यूपीएससी के लिए बच्चे हिम्मत नहीं करते थे। उनको लगता था, उनको डर भी लगता था, नेशनल लेवल का एग्जाम है, बहुत मुश्किल एग्जाम है। जैसे आईआईटी की बात होती है, उसी तरह से सिविल सर्विसेज का था कि शुरू में बहुत कम लोग थे जो प्रिपेयर करते थे। लेकिन जैसे जैसे केएस का फॉर्म निकलने लगा, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रेगुलर बेसिस पे निकलने लगा, तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। उससे क्या हुआ कि जो लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स इसके लिए प्रिपेयर करते थे, वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देते थे। क्योंकि शुरू में सिलेबस सेम था, फिर यूपीएससी ने चेंज कर दिया, लेकिन अब फिर दोबारा से जेकेएस में भी सिलेबस सेम हो गया। तो अब दोनों का सिलेबस सेम है, तो उसके कारण जो बच्चा जेकेएस का एग्जाम देता है वो सिविल सर्विसेज का भी देता है, इंडियन सिविल सर्विसेज में भी अपीयर होता है। तो इस तरह से हमारा नंबर जो है सेंटर में भी, अगर नेशनल लेवल पे भी हम करें, यूपीएससी में भी जो जम्मू की जेएंडके की सिलेक्शंस हैं वो बढ़ रही हैं। कहीं ऐसा हुआ करता था 1 या 2 सिलेक्शंस देखने को मिलती थी, फिर ऐसा हुआ कि कभी कभी 0 ईयर भी हो जाता था। लेकिन उसके बाद अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें ना, 8, 10, 12, 15 और इस बार जैसा आपने कहा 17 सिलेक्शंस हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है अभी भी दिस नंबर कैन गो अप। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, अभी भी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम और जितनी सिलेक्शंस होती हैं, हमारा रेशो बहुत सारी स्टेट से बेटर है। आज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। अगर थोड़ा नंबर बढ़े तो नेशनल लेवल पे हमारी फिगर और बढ़ेगी, और यही हमारा मकसद भी है। हम चाहते हैं ये 17 है, ये 34 होना चाहिए 2-3 सालों के अंदर अंदर। प्रवीण जी, 26 साल पहले की अगर बात करें, वर्ष 2000 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। और उस वक्त मुझे याद है कि शायद ही जम्मू में और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो खासकर सिविल सर्विसेज को लेकर फोकस्ड एजुकेशन और इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करता था। और कैसा महसूस होता है जब पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि इस वक्त कई यहाँ से बच्चे हैं जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम कर रहे हैं। जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, शुरू में जब स्टार्ट किया तो सिर्फ सिविल सर्विसेज की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे ऐसा नहीं था, क्योंकि उतनी बड़ी मार्केट थी नहीं। तो मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ हमने स्टार्ट किया और फिर हमने जैसे जेकेएस का फॉर्म निकला तो हमने सिविल सर्विसेज का भी स्टार्ट किया, एंड देन सिंस देन देयर इज नो लुकिंग बैक। तब से हमारा ये चल रहा है। बाकी वही बात जो मैंने कहा कि उस वक्त मुझे याद है जब 90s में हम लोग प्रिपेयर किया करते थे ना, एक यूनिक की मोटी सी गाइड मिलती थी मार्केट में, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल एक मैगजीन मिलती थी,
और मटेरियल लेने के लिए हमें दिल्ली जाना जाना पड़ता था, था। बेरसराय जाना पड़ता था, जेएनयू के पास। बट थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स। अवेयरनेस भी बढ़ी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी बढ़े हैं, दिल्ली जाना भी आसान हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारा मटेरियल है जम्मू मिलता है, कोचिंग सेंटर भी जम्मू में अवेलेबल है, तो अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। यही एक कारण है कि अब जो हमारा जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है आने वाले सालों में हम और इम्प्रूव करेंगे। और बड़े अच्छे अच्छे हमारे रैंक्स रहे हैं। अगर आप जेएंडके को देखो ना, शाह फैसल था, उसने टॉप किया, राथिर था, उसने सेकंड रैंक लिया, मतलब दे हैव डन वेरी वेल। अभी भी पिछले कुछ सालों से पुंछ की एक लड़की थी, आपने देखा, डोडा भद्रवाह से लड़की, रिमोट एरिया से बच्चे आ रहे और पहले 10-10 में उन्होंने अपना रैंक लाया है। सो इट्स मार्वलस, और मैं इसका क्रेडिट उन बच्चों को देता हूँ और उनकी डेडिकेशन को देता हूँ। पर सही एक मार्गदर्शन भी मिले, क्योंकि इस साल की अगर बात करें जो टॉपर है अभिषेक शर्मा की, अगर बात करें, कितनी प्राउड मोमेंट है सर कॉलेज के लिए, आपके लिए, क्योंकि आपका बच्चा है, और ऐसे कई बच्चे इस वक्त हैं जिन्होंने प्राउड मोमेंट ना केवल अपने परिवार को, जम्मू कश्मीर को, बल्कि एसआर कॉलेज को लाया है। देखिए, ऐसा हमें खुशी तभी मिलती है जब सिलेक्शंस होती है ना, और स्पेशली जब कोई बच्चा टॉप करता है। अब बस्सियों की अगर मैं बात करूं तो मतलब ऐसे देखने में एवरेज ही लगता था शुरू में जब उसने पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन वो सिंसियर बहुत था और उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत इंप्रूव किया। ही वॉज ए गुड स्टूडेंट अर्लियर आल्सो, लेकिन शुरू में कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन कितना अच्छा है। लेकिन मैंने उसकी डेडिकेशन देखी, उसकी कंसिस्टेंसी देखी, चाहे वो टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे वो क्लास टेस्ट की बात हो, चाहे वो क्लास अटेंड करने की बात हो, ही वॉज वेरी रेगुलर विद द थिंग्स। और उसी का पिछली बार भी उसने इंटरव्यू दिया था, पिछली बार उसकी सिलेक्शन हो नहीं पाई, बट इस बार फर्स्ट रैंक तो नहीं पता होता, लेकिन ही हैज सरप्राइज्ड अस, सबको बड़ा अच्छा लगा। जो लोग हमें देख रहे हैं और जिनके परिवार वाले ये चाहते हैं उनका बच्चा सिविल सर्विसेज में, जेकेएस एग्जाम्स में उत्तीर्ण हो, पास हो, कितना मुश्किल ही टेस्ट है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, कितने बच्चे इस साल अपेयर हुए हैं, या फिर सिविल सर्विसेज की अगर बात करें, डाटा क्या कहता है? देखिए, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें ना, कोई 9 से 9.5 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता है, 5-5.5 लाख बच्चा अपीयर होता है, और सीटें होती हैं 1000, 900, कभी 1100 होती हैं। तो आप देखो, कंपटीशन तो इसी से आइडिया लगा सकते हो ना कि 10 लाख बच्चे, 9.5-10 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, और 1000 के करीब आपके पास सीट्स हैं। तो प्रोसेस तो डिफिकल्ट होता ही है, और एक डिफिकल्टी इसमें यह भी है कि बड़ा लंबा प्रोसेस है। आपने फॉर्म फिल करना है, प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, और अगर नहीं हुआ, यू हैव टू स्टार्ट अगेन विद द प्रीलिम प्रिपरेशन। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक बार आपने बहुत अच्छा कर लिया तो दूसरी बार भी अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता। तो बहुत लॉन्ग ड्रॉन जर्नी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स रेगुलरली पढ़ते हैं, रेगुलरली काम करते हैं इस पे, और अपनी वीकनेसेस को उस पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, तो वो सेलेक्ट भी होते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा, एक तो कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, बेसिक कंसेप्ट जो हैं उसमें क्लैरिटी चाहिए, फिर आंसर राइटिंग पे बहुत आपको काम करना पड़ता है, टेस्ट सीरीज बड़ी सीरियसली आपको देनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शंस होती हैं। ओवरऑल अगर हम एसआर कॉलेज की अगर बात करें, किस तरह के इकदामात या फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड की गई हैं कि लगातार वो एग्जाम मोड में रहें और उसका जो असर है परिणाम में ट्रांसलेट हो सके? देखो, ऐसा है, हमारे पास ना बहुत डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स रहते हैं। रेगुलर बैचेस रहते हैं जिसमें ग्रेजुएट बच्चे आते हैं, फाउंडेशन बैचेस रहते हैं जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम ले लेते हैं। इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहता है वो रहता है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग में क्या होता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। और जीएस के एक पेपर में 20 क्वेश्चंस होते हैं, और 3 घंटे में 20 क्वेश्चन, और वो भी डिफरेंट एरिया से आपको अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो एक लॉन्ग टर्म आंसर राइटिंग बैच जो होता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। फिर टेस्ट सीरीज तो है ही है, टेस्ट सीरीज से भी बच्चे को पता चल जाता है टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होगी, कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पा रहा है, कितना उसको लिखना है ताकि उसका पेपर कंप्लीट हो पाए। तो ये रेगुलर और फाउंडेशन बैचेस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ये तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। अब हमने कुछ नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं। एक तो यही आंसर राइटिंग वाला जो है लॉन्ग टर्म 6 to 8 मंथ्स का हमने लॉन्च किया, जिसमें वी मेक एवरी स्टूडेंट टू राइट एवरी डे, ठीक है, और उसको चेक करते हैं, उसको फीडबैक देते हैं, एंड दिस इज हाउ स्टूडेंट्स दे कीप ऑन इम्प्रूविंग। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग अब एक रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां बच्चे हमारे पास ही रहेंगे, जहां हम उनको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन कराएंगे। क्लास वर्क तो होगा ही होगा, उसके साथ आंसर राइटिंग भी होगी, टेस्ट सीरीज भी होगा, इंटरव्यू गाइडेंस भी होगी, तो वो सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा।
इसके साथ साथ एक और बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं अभी, उसको अब क्या नाम देते हैं हम, सुपर 30, सुपर 50, वट एवर। वही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि बाहर अगर देखा जाए सुपर 30 या सुपर 50 जो क्रीमी लेयर है उसको सिलेक्ट करके ग्राइंड किया जाता है ताकि पूरा का पूरा बैच परिणाम में पास हो सके। जी। देखिए ऐसा है, वो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी बच्चे पे कम फोकस करते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जो हमारे पास डिफरेंट बैचेस रहते हैं उसमें बच्चों के लेवल डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। जब हम उनको एक ही तरह से ट्रीट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को फायदा नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, थ्रू ए सीरीज ऑफ टेस्ट, कुछ इंटरव्यू भी होंगे, उसके थ्रू 40-50 बच्चों का एक बैच बनाएंगे। बाकियों पे हम फोकस करेंगे, बाकियों के जो वीक एरियाज है उस पर फोकस करेंगे, लेकिन इनको हम लेवल अप करेंगे ताकि हमारी नेशनल लेवल पे जो सिलेक्शंस हैं वो बढ़ जाएं। पूरन जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, लगातार प्रयास एसआर कॉलेज और आप जैसे संस्थाएं लगातार बच्चों को गाइड कर रही हैं, कितना महत्वपूर्ण है कि सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के पास हमेशा एक शंका रहती है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में मुझे पे करे। देखिए ऐसा है, पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, एक अपने बैकग्राउंड वाला ऑप्शनल ले लेते थे और एक नया सब्जेक्ट ले लेते थे। अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है ना, जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाता, लेकिन हम लोग जो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट सुजेस्ट करते हैं ना, वो ट्रेंड देख के करते हैं कि पिछले 15-20 सालों में क्या रिजल्ट रहे हैं। तो अभी जिस लड़के ने टॉप किया है वो फिलॉसफी का स्टूडेंट था, हालांकि फिलॉसफी पिछले 2-3 बार से ना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। उससे पहले एक बार हमारा फिलॉसफी का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, मुझे लगता है 15-20 बच्चे थे हमारे पास फिलॉसफी ऑप्शनल में, और 7-8 बच्चे उसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। तो उसके बाद 2-3 साल से ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं कर रहा था, बट इस बार लड़के ने टॉप किया। आप देखो उसी सब्जेक्ट के साथ बीच में ऐसा भी फेज आया जब उसको बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, मेरे साथ भी बात हुई कि मैं इसको चेंज करूं। मैंने कहा नहीं, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जिस पे आपकी ग्रिप है, आप उसी को रखो और रिजल्ट इज बिफोर यू। कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद भी जब बच्चा पास ना हो, एक निराशा अंदर आती है, तो उन बच्चों के लिए क्या एक संदेश आपका रहेगा? देखिए हमारे लिए मैं कहूँगा खुशी तो होती है जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उन बच्चों को देख के, लेकिन जिनका नहीं होता ना, वो भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो बहुत डिजर्विंग होते हैं, बड़ा अच्छा किया होता है उन्होंने, और सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मुझे अभी मिले हैं, कोई 0.75 से, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से, कोई 5 नंबर से रहा। ऐसा नहीं है that they are less competent, no, they are equally competent students, but some हो किसी पेपर में कहीं नंबर कम आ गए तो नहीं हो पाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उनको अगली इसको भूल के, पिछले बैगेज को कैरी नहीं करना है, उसको भूल के एक नई शुरुआत करनी है। नेचुरली अगला मेंस भी मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई में है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज थे, है ना, उस मंजिल से। हाँ, उस मंजिल से बिल्कुल क्लोज थे। तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनको मेहनत करनी चाहिए और अगले अटेम्प्ट में कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी पास हो जाए, और हमारे विशेष भी रहेंगे उनके साथ। पूरन जी, चलते चलते एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एसआर कॉलेज की अगर बात करें, कई बच्चे ऐसे भी हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि जम्मू में 1 या 2 इस वक्त अच्छे रिप्यूटेड जो पिछले कई सालों से, क्योंकि एसआर कॉलेज की अगर बात करें 26 साल का एक्सपीरियंस, क्या इनिशियली जो ज्वाइन करने से पहले कोई इस तरह की यहाँ आकर देख सकें, एक एक्सपीरियंस कर सकें एसआर कॉलेज का, देखिए ऐसा प्रावधान है? देखिए मैं तो जब भी कोई पेरेंट्स आते हैं, जब बच्चे आते हैं, कुछ लोगों ने तो मन बना लिया होता है ना कि हमने सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेनी है, हमने करना ही करना है। कई ऐसे होते हैं जो मतलब उनको डाउट होता है कि हम ये करें या नहीं करें, मतलब दे आर नॉट डिसाइडेड, अनसर्टन होता है कि हम करें कि नहीं करें। तो पेरेंट्स के साथ भी आते हैं और अकेले भी आते हैं। तो हमारे पास कुछ मेंटरशिप सेशंस रहते हैं, काउंसलिंग सेशंस रहते हैं। आज भी अगर मैं बताऊं, मैंने 3-4 पेरेंट्स को टाइम दे रखा है इवनिंग के लिए। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, बच्चे नहीं कहूंगा, पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो 10th के बाद ही बच्चे को लेके आ जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ इतना करने की जरूरत और वही मैं जानना चाहता, व्हाट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर? देखिए बहुत जल्दी करना हो तो 12th के बाद, मैं तो 12th के बाद के लिए करूंगा। जैसे ही बच्चा, क्योंकि 12th के बाद उसने अपने पहले स्ट्रीम डिसाइड करनी है, उसने ह्यूमैनिटीज में जाना है, उसने इंजीनियरिंग में साइड जाना है, मतलब नॉन मेडिकल लेना है, इंजीनियरिंग साइड जाना है, जब मेडिकल की तरफ जाना है, जो भी स्ट्रीम होगी ग्रेजुएशन के लिए उसको डिसाइड करना है। और जब वो डिसाइड कर लेता है, सपोज कोई इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर लेता है, तो उसके पास 4 साल है। उन 4 सालों में इफ ही हैज एस्पिरेशंस फॉर सिविल सर्विसेज, तो नेचुरली वो दैट इज द राइट टाइम कि उन 4 सालों में वो साथ प्रिपेयर करे। पहले साल में जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज वगैरह करे, सेकंड ईयर में थोड़ा उससे हायर अप करे, थर्ड ईयर में वो ऑप्शनल भी कर सकता है। तो इस तरह से द मोमेंट वन कंप्लीट्स डिग्री, तो उसके बाद अपीयर हो सकता है। तो 12th के बाद मैं एडवाइस करता हूँ, 12th के बाद कर सकते हैं बच्चे। वो उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना मन बना लिया है
कि हम लोग सिविल सर्विसेज में जाएंगे। अदरवाइज वन कैन कम आफ्टर ग्रेजुएशन आल्सो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपने कहा राइट टाइम, तो मैं कहूँगा कुछ क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ा डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर कॉलेज में बच्चा स्टार्ट कर ले तो दैट इज़ वेरी गुड। एक ट्रांजिशन फेज से जम्मू निकला हुआ है और वो एक ज़माना था कि जब सिविल सर्विसेज के लिए नोट्स लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब जम्मू में ऐसे संस्थान जो लगातार मेंटरशिप, गाइडेंस, विजन और उसके बाद परिणाम भी दे रही है। सर कॉलेज की अगर बात करें, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि इसी तरह यहाँ से बच्चे निकले, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती समय निकाला हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।